हेलो दोस्तों, पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आज तक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं गया है। अगर क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी गया है तो उसका कंसेप्ट भी एनसीईआरटी में दिया है, उस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। अपन लोग वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी कवर करेंगे, मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे, बट वो भी तो होता है ना कि एकदम बायो की तरह वर्ड टू वर्ड पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। बायो भी वर्ड टू वर्ड पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। कहाँ अपने को स्किप करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। साथ में अपन शुरू करते हैं। बोलता है कि 13 से लेकर के 18 तक के जो ग्रुप्स हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। सही बात है। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली और ग्रुप 18 नोबल गैस फैमिली। तो कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं ये इंपॉर्टेंट है। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP6 होता है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक दिक्कत है, हीलियम ग्रुप 18 में आती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s² होता है। तो ये आप किसी मॉड्यूल के क्वेश्चन वगैरह करते हो तो स्टेटमेंट आते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना होता है। तो वहाँ बोलता है कि पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP1 से 6 होता है। तो नहीं होता है, उसका एक्सेप्शन है हीलियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको एकदम याद होना चाहिए। 1 to 6 का मतलब क्या है? ग्रुप 13 में यहाँ 1 आएगा, ग्रुप 14 में 2 आएगा, ग्रुप 13 में 3 आएगा, ग्रुप 14 में, ग्रुप 16 में 4 आएगा, ग्रुप 17 में 5 आएगा, ग्रुप 18 में 6 आएगा। ठीक है, तो इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ जो भी होगी उनको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में पहले पैराग्राफ में बस इतनी लाइनें थी, बाकी कोई पैराग्राफ पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई काम की चीज़ नहीं है, नहीं आएगी एग्जाम में। बस इतना याद होना चाहिए कि ग्रुप 13 से ग्रुप लेकर के ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक्स में आते हैं और NH2 NP1 to 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, लेकिन हीलियम इसका एक्सेप्शन है। 1s² इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और हीलियम का कभी ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं सकता। ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं अपन लोग। अब ग्रुप 15 में कौन कौन आते हैं, पहली बात तो ये याद होनी चाहिए। तो आप याद रखो, ग्रुप फैमिली में आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। बिस्मिथ के अलावा आपको एलिमेंट्स कौन सा मिलेगा? एक नया एलिमेंट जो जुड़ा है वो है मॉस्कोवियम। मैं हमेशा आपको वीडियोस में बोलता आया हूँ कि ग्रुप 15 ना, तो उसका लास्ट एलिमेंट होगा 115। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 115 हो गया। अब ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2 NP3, सबका यही होगा। तो मॉस्कोवियम का भी क्या होगा? NH, ये 7th पीरियड में आ रहा है तो 7s2 7p3। कोई दिक्कत होगी नहीं। मॉस्कोवियम नाम याद रखना, नया एलिमेंट आया है, एनसीईआरटी में अपडेट भी नहीं होगा। पुरानी एनसीईआरटी होगी तो उसमें लिखा भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले वाले पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, कोई सा भी एलिमेंट देखेंगे ना, कोई सी भी फैमिली पी ब्लॉक की, तो जैसे नाइट्रोजन फैमिली देखते हैं, नाना, पाटेकर, ऐसी, सब्जी, बनाए, जो मोहे पसंद आए, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ये मोलिबेडेनम नहीं है, मॉस्कोवियम है। मोलिबेडेनम को अपन ऐसे लिखते हैं, MO छोटा सा। ठीक है, तो ये मॉस्कोवियम हो गया आपका। तो हमेशा ऊपर वाले दो होंगे नॉन मेटल्स, लगभग, एक्सेप्शन कहीं आएगा तो बात अलग है। ये होंगे नॉन मेटल, बिल्कुल एक तरह से। नाइट्रोजन और फास्फोरस कहाँ मेटल है? नहीं है। उसके बाद दो आएंगे जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटलॉइड। और नीचे वाले दो होंगे मेटल। नाइट्रोजन फैमिली में बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये है ना, अब पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस आप ये चीज़ एनसीईआरटी में ऐड कर दो एक कॉर्नर में कि ऊपर वाले दोनों मेटल है, बीच वाले दोनों मेटलॉइड है और तीसरे वाला मेटल है। यानी कि कंसेप्ट क्या बनता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटलिक करेक्टर जो है, करेक्टर हैं, वो ग्रुप में जाओगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। और पीरियड में क्या होगा? पीरियड में कैसे जाओगे आप? लेफ़्ट टू राइट जाओगे, लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज होगा। ये कंसेप्ट बन गया आपका। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूल्स में। आप पूरी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसी पे होते हैं। और इसमें पी ब्लॉक में पता ही लग गया, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है मेटलिक करेक्टर। ठीक है, कौन कैसे मिलता है? नाइट्रोजन अपन एटमॉस्फेयर में 78% तक होती है, कोई नहीं पूछेगा क्योंकि बचपन से याद है। नाइट्रोजन और किस फॉर्म में मिलता है? सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम है चिली चाल्टीपीटर, याद रहना चाहिए।
अलग अजीब नाम है, मतलब लोकल नाम है। पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन साल्टीपीटर, तो इनको एक बार लिख देते हैं। एक है NaNO3, ये है चिली साल्टीपीटर, क्या नाम है इसका, चिली साल्टीपीटर। और एक है KNO3, ये है इंडियन साल्टीपीटर। ओके, उसके बाद में हाँ अपने को पता है फॉस्फोरस अपने को कहाँ मिलता है, फॉस्फोरस अपने प्रोटीन में मिलता है और प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है। और मेनली जो फॉस्फोरस मिलता है, आप बायो में भी पढ़ते हैं, फॉस्फोरस का जो सोर्स होता है, फॉस्फोरस साइकिल जब पढ़ते हैं अपन लोग बायो में, तो आपने पढ़ा होगा कि फॉस्फोरस रॉक में मिलता है, और जो रॉक में मिलता है ना वो फ्लोरोएपिटाइट की फॉर्म में मिलता है। अब ये वहाँ तो आपको याद हो गया कि रॉक में फॉस्फोरस मिलता है, तो किस फॉर्म में मिलेगा, फ्लोरोएपिटाइट के फॉर्म में मिलेगा। मतलब एपेटाइट क्या होता है, एपेटाइट का ये फॉर्मूला रहा काम, एपेटाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ये मैंने हाईलाइट के चक्कर में इसको 2 को हटाई दिया, हाईलाइटर थोड़ा सा वीक वाला ले लेते हैं, ये तो वीक ही था, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हाईलाइटर से मैंने हाईलाइट कर दिया आपको CaFX2। ओके, ये फ्लोरोएपिटाइट का फॉर्मूला है, रॉक्स में मिलता है, रॉक्स इसकी सोर्स होती है, ये तो पता होती है रॉक्स सोर्स है इसका। उसके अलावा फॉस्फोरस कहाँ मिलता है, दूध में मिलता है, अंडों में मिलता है, ठीक है, और कोई नहीं पूछेगा। हाँ, और आपको ये भी पता है पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाले जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव होंगे तो उसका कोई हाफ लाइफ होगा, कुछ ना कुछ हाफ लाइफ होगा, तो वो उसका स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो मॉस्कोबियम के बारे में भी ये लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर 115 होता है, मैंने भला बता दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7s2 7p3 होता है, ये भी पहले ही बता दिया आपको। ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लिटिल केमिस्ट्री, मतलब ये आपको पता है कि भी लास्ट वाला रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव है तो बस यही लिख दो 115 है और रेडियो एक्टिव है, तो आपको पता लग जाएगा कि रेडियो एक्टिव है तो क्या होगा, स्टडी नहीं कर पाओगे उसका, बस बात खत्म हो गया। तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने का आपको कोई मतलब नहीं है, बस फ्लोरोएपिटाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रॉक्स में फास्फोरस फ्लोरोएपिटाइट के में फॉर्म में रहता है, और फ्लोरोएपिटाइट का फॉर्मूला ये होता है। जय में एक बात अगर पूछा गया तो एलिमेंट्स के नाम तो याद ही हो गए होंगे आपको। नाना पाटेकर ऐसी सब्जी बनाई कि मोहे पसंद आई। ओके, मोहे मतलब मॉस्कोवियम, 115 नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे याद रखोगे, देखो नोबल गैस का तो याद होता हर किसी को, 8, 16, 36, 54 और 86, मतलब 8, 36, 54, 86 और 118 ये याद होता है। इससे 3 कम कर दो बस, क्यों 3 कम करोगे, क्योंकि इसके बीच में फैमिली आती है 2 और तीसरी ये, तो 3 कम करके लिख दो, तो 7, 15, 33, 51, 83 और 115 हो जाएगा। एटॉमिक वेट आपको किसी का याद नहीं रखना है, फास्फोरस का काम आता है, 31 होता है, और वो आप पहले से आपको याद है किसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में फास्फोरस का सोर्स लेता था और सल्फर के सोर्स लेता था, याद है तो वहाँ आपको आपने याद कर रखा है कि सल्फर 32 होता था और फास्फोरस 31 होता था, याद है तो याद है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा सबका, NH2NP3 सबका, NH2NP3, N की वैल्यू बढ़ रही है बस, NH2NP3। IP में कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो IP की वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, IP का ऑर्डर याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। मॉस्कोवियम के लिए IP की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट IP ये हो गया, सेकंड IP कोई नहीं पूछेगा, सेकंड और थर्ड IP का ऑर्डर नहीं पूछते हैं जनरली, ठीक है, तो आपको माथापच्ची नहीं करनी बिल्कुल भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, कोई नहीं पूछेगा। कोवेलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, और बाकी इसके बारे में किसी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के में डाउन द ग्रुप, इसमें कुछ मतलब एक्सेप्शन आ रहा है, रीज़न ये है कि कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड है, ये रीज़न होता है इसका, ठीक है। तो पहले क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है फिर डिक्रीज़ हुआ है, पहले 3 तक इंक्रीज़ हुआ है फिर डिक्रीज़ हुआ है, तो इतना याद रख दो। फर्स्ट इंक्रीज़ अगर क्वेश्चन आएगा तो याद हो जाएगा, ऑर्डर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर फर्स्ट इंक्रीज़ देन डिक्रीज़, इतना याद रख लो बहुत है। तो ये टेबल हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन कर चुके हैं कि सबका NH2NP3 होता है। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, पढ़ चुके। IP पढ़ चुके, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, हो गया। तो ये आपको नहीं पढ़नी है चीज़ें। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ख़त्म बात।
तो जो ये बोल चुके ना कि नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन क्या बात है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट in general increase from top to bottom group but melting point increases up to arsenic and then decreases bismuth। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे ये भी लिखा है, इसने लिखा है ना, बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। पहली बात तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पहले आर्सेनिक तक इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होता है। तो ये मैंने वहाँ टेबल में भी लिखा दी थी, आप यहाँ पे भी हाईलाइट कर लीजिए। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ, यार ये कलर तो दिखता ही नहीं है, तो ये आप ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। और एलोट्रॉप्स प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो है ना नाइट्रोजन शो नहीं करता, नाइट्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉप प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैक्सिमम होती है ना, वो होती है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और मिनिमम होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है NH2NP3 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी 5 - 8 यानी कि -3। तो देख लो, बाकी आपको पता है नाइट्रोजन तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाता है, बहुत सारे कंपाउंड भी याद होंगे आपको, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ आपको -3 +3 ये सब दिखेगी, -3 वगैरह। हाँ, तो लोअर, अब इसमें क्या होता है, एक वो भी मिलता है आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट में, क्या होता था आपको पता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और लोअर की इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ खास पूछेगा नहीं इस पूरे पैराग्राफ से। यहाँ ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को भी याद नहीं रखना है, डिसप्रपोर्शनेशन है, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ नाइट्रोजन किस में है, +3 में है, +3 से कहाँ जा रहा है, +5 में, और +2 में भी जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो डिसप्रपोर्शनेट है, इसने लिख भी दिया है। तो यहाँ से कुछ पूछेगा नहीं। बिस्मिथ जो है ना, वो +5 ऑक्सीडेशन, अभी बिस्मिथ नीचे है तो नीचे वाले +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाएंगे नहीं, बस आप याद रख दो कि +5 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। नाइट्रोजन +5 में बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, फास्फोरस कम होगा, फिर आर्सेनिक और कम होगा, एंटीमनी और कम होगा, और बिस्मिथ और कम होगा। ये +5, और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है और कुछ भी नहीं है। बिस्मिथ का एक अकेला 5 में मिलता है कंपाउंड, वो है BiF5 बस। उसके अलावा बाकी कोई नहीं पूछेगा इससे। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होगा ना, वो एक अजीब सी बिहेवियर दिखाता है, अपने परिवार से, मतलब अपनी फैमिली से अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है। उसका रीज़न हमेशा यही होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमेशा यही होगा। एक होगा स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई एंथैल्पी, बस 3 रीज़न होते हैं ये अलग प्रॉपर्टी दिखाने की। ये तीनों रीज़न हो गए, तीनों रीज़न आपको पता होना चाहिए, हर फैमिली में यही रीज़न आएंगे तीनों। ठीक है, उसके बाद में देखो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन है, ये लोग क्या होते हैं, इनकी साइज़ होती है छोटी, तो इनमें क्या होती है ओवरलैपिंग जो होती है ना ऑर्बिटल्स की, तो वो अच्छी हो जाती है। तो नाइट्रोजन ओवरलैप करके नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन ओवरलैप करके डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर फास्फोरस में जाओगे तो फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा आपको, सल्फर डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा आपको। रीज़न होता है अब यहाँ साइज़ बढ़ गई है तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, हाँ, तो और दूसरी बात, अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी देनी पड़ेगी आपको, 941। ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, कितनी है 941 इज़ वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, अगली फैमिली में पढ़ेंगे अपन, कुछ 500 के आसपास की होती है। ठीक है, तो बाकी सब में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड, इसमें मैंने जितना आपको हाईलाइट करा ना उतना ही पढ़ना है। चलो, उसके बाद में अगर आपको पता है सेकंड पीरियड के, अगर कोई 2 एलिमेंट सेकंड पीरियड के, तो उनमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पी पाई, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं।
और सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर बना रहा है वो पाई बॉन्ड तो हो जाएगा पी पाई डी पाई, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे O2 के अंदर में डबल बॉन्ड है या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये क्या है पी पाई बॉन्ड है। क्यों? इनके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं। अब वहीं अगर अपन ये कर रहे हैं R3P, आर 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 पी और O, अब ये डबल बॉन्ड है तो अब यहाँ फॉस्फोरस का तो डी ऑर्बिटल काम में आएगा, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल काम में आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा डी पाई पी पाई बॉन्ड। ओके, समझ में आ गई बात आपको? ओके, और ये जो है ना ये लिगेंड्स की तरह काम आते हैं बस, और कुछ भी नहीं, बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पैराग्राफ में जितना हाईलाइट करा है ना उतना ही पढ़ना है आपको, बाकी सब छोड़ते आना है। उसके बाद अगला आता है रिएक्टिविटी, यहाँ से मैं कट लगा लेता हूँ तो आपको पता लगे यहाँ से पढ़ना नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है। अब अगला आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। अब हेलोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से NH3 वगैरह बनते हैं, आपको पता ही है, यही तो बनते हैं। तो ये आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, आपको ये टेबल से ऑर्डर निकाल के बताता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यानी कि फास्फोरस ये ऑर्डर होगा, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा NH3 PS3 AHS3 एंटीमनी SbS3 और BiS3। बिस्मिथ को लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ले लिया। उसके बाद में ले लेते बिस्मिथ को भी, ले लेते बेचारे को। लेकिन NH3 में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए वो हो जाता है सबसे आगे। बस ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो आप मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का याद रख लो। रीज़न है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हो गया। उसके बाद में EH डिस्टेंस, यार डिस्टेंस डाउन द ग्रुप जा रहा है तो साइज़ बढ़ रही है, तो डिस्टेंस बढ़ रही है। हाँ, बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अपन जब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, sp3 है। तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 1 sp3 में कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब सबके पास में एक एक लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर की वजह से क्या होता है, कि एक लॉन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री बॉन्ड कम हो जाता है। कितना 2.5 डिग्री कम हो जाता है। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा 107 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल 107 डिग्री है। लेकिन इन सब में हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, इनमें होता है प्योर पी ऑर्बिटल। क्या होता है प्योर पी ऑर्बिटल होता है। उसकी वजह से 90 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। कितना होता है 90 डिग्री, ये देख लीजिए 90 डिग्री। फिर भी बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1/, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आ जाएगा NH3 PS3 AHS3 SbS3 और BiS3। समझ में आ गया? और इन लोग में क्या होता है बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 90 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें प्योर पी ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है इसमें। ये कुछ ड्रैग रूल वगैरह से समझाते हैं, लेकिन अपने को ड्रैग में नहीं जाना है। बस आप याद रख दो ना, प्योर पी ऑर्बिटल होते हैं, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपको पता है नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO भी बना लेता है, N2O भी बना लेता है, N2O3 भी बना लेता है, NO2 भी बना लेता है, फास्फोरस P2O3 और P2O5 बनाता है। पता है ये बातें सारी, तो कोई बड़ी बात है नहीं, पूछेगा भी नहीं। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपको भी पता है, क्या बनता है PCl5 बन जाता है, PCl3 बन जाता है। तो क्या हो गया, P की जगह E लिख दो, E फॉर मेटल, और Cl की जगह X लिख दो तो EX3 EX5 बनाएगा। नहीं पढ़ना जरूरत अपने को, कोई नहीं पूछेगा यहाँ से। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है NCl3 बनता है बट NCl5 नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में ये सेकेंड पीरियड का है, इसके पास में D ऑर्बिटल नहीं है।
डी ऑर्बिटल नहीं है, बस यही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक बात जो याद रखनी है, जो आपको ये BF3 होता है ना, ये आयनिक प्रॉपर्टी का होता है। कैसा होता है? बाकी सब कोवेलेंट होते हैं। क्यों क्यों होगा आयनिक? आयनिक कौन होते हैं? मेटल के। बिस्मिथ मेटल था कि नहीं था? मेटल था, तो मेटल होने की वजह से ये क्या है? आयनिक है। जितना अभी तक जितना हाईलाइट करा है ना उतना ही पढ़ना, बाकी जो कट किया वो बिल्कुल नहीं पढ़ना, काम में कर मतलब एग्जाम में नहीं आएगा यार, मतलब ही नहीं है। बाकी रिएक्ट मेटल से रिएक्शन करके क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको किसी भी मेटल के बारे में यहाँ से नहीं पढ़ना, मैं बताता हूँ आपको, कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे कि आपको बोलता है कि सोडियम के साथ में रिएक्शन करके क्या बनेगा, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है, 3 होती है। तो इसकी वैलेंसी इसके टांगों में N1, ये बन गया। जिंक के साथ में क्या बनेगा, तो यहाँ लिख दो जिंक, जिंक की वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी 3, तो इसकी वैलेंसी इसके टांगों में। बस ऐसे बनाना होता है कंपाउंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो बना लोगे, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ओके, हो जाएगा। बोलता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ मोर कोवेलेंट देन देयर ट्राईहेलाइड्स। बोलता है जैसे कि ये सबके बोल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसकी बताता हूँ फास्फोरस की। एक तो है PCl5, एक है PCl3, यही तो बोला ना इसने, पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड्स। बोलता है कि ये पेंटाहेलाइड ज़्यादा कोवेलेंट है, क्यों क्यों बताऊँ? इसका आंसर दे रहा हूँ। फास्फोरस के ऊपर में यहाँ चार्ज आएगा +5, यहाँ आएगा +3, ठीक है। तो जो फजान्स का रूल था वो था कोवेलेंट प्रॉपर्टी को दिखाता था, वो आता था चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा उसका फाई ज़्यादा, तो फाई ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ लिख देता हूँ कोवेलेंट CC, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। आसान है, ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन, वाई BIS3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, एक प्रॉपर्टी जो अपन छोड़ ही दिए, अब खैर यही क्वेश्चन में कन्फ्यूज यहाँ हो जाएगी, वो टेबल थी ना उसमें अपन ने देखे थे कि NH3, PS3, AHS3, SBS3 और BIS3 बिस्मिथ। डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो साइज बढ़ रही थी, ठीक है, साइज बढ़ रही थी। जैसे कि NH3, ये N है और ये बिस्मिथ है, नहीं बिस्मिथ और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये बिस्मिथ है, ठीक है। तो और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की साइज तो कांस्टेंट है इतनी। अब देखिए बड़े के साथ देखो, आप भी जैसे देखते हो ना कि सेम एज में दोस्ती होती है, तो इनमें भी सेम एज में दोस्ती होती है, तो ये तो स्टेबल है, पर ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। ये बिस्मिथ है आपका, ठीक है, और ये नाइट्रोजन था, तो ये नॉट स्टेबल है, ठीक है, नॉट स्टेबल है। मतलब बड़ा छोटे के साथ तो स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने आपको कराया भी है, तो स्टेबल नहीं है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलना आसान है या यहाँ से हाइड्रोजन निकलना आसान है? तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलना, H निकलना आसान है, आसान है। जो इजीली हाइड्रोजन दे देते हैं वो खुद का क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन का निकलना होता है ऑक्सीडेशन। अपन अभी कल परसों जो चैप्टर पढ़े थे ना कि रिडॉक्स के फॉर्मूले, तब मैंने बोला था हाइड्रोजन का निकलना होता है रिडक्शन। तो ये खुद हाइड्रोजन निकाल रहा है इजीली, जो इजीली हाइड्रोजन निकाल देगा वो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन। और जो रिडक्शन करेगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। या ऐसे बोल दो कि ये इजीली हाइड्रोजन दे रहा है और हाइड्रोजन गैस जा करके दूसरों का रिडक्शन करेगी, बस। तो हो गया आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर। चलो अब आते हैं नाइट्रोजन के ऊपर में। नाइट्रोजन गैस N2। हाँ, नाइट्रोजन गैस तो अभी अपन पढ़ के आए थे 78% तक होती है इन्वायरमेंट में। तो क्या करो, कोई अलग मेथड बनाऊँ क्या उसको निकालने का? नहीं। अभी आपने पढ़ा था कोरोना में कि अलग अलग लोग हैं ना, वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, कुछ ऐसी मशीनें थी जो एयर से ऑक्सीजन ले लेती थी और फिर वो पेशेंट के काम आती थी। आपने मशीन का नाम शायद सुना होगा, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या करती थी? इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को मतलब ऐसे सौंक लेती थी और उसमें भर देती थी ताकि पेशेंट के लिए काम में आ जाए। तो उसी मशीन से अपन लोग नाइट्रोजन को भी सौंक लेते हैं, फिर अलग कर लेंगे। इन्वायरमेंट में इतनी सारी नाइट्रोजन है, उसमें सौंक लो मशीन से अलग से,
तो वही है कि लिक्विड मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इस टर्म प्रोसेस को। मशीन जिस प्रोसेस पे काम करती थी उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इन्वायरमेंट में जो भी एयर हैं उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, और वो भी नाइट्रोजन अलग हो जाएगी 77 केल्विन पर, और ऑक्सीजन अलग अलग करनी है तो 90 केल्विन पर। जो जितने भी ये सिलेंडर भरते हैं ना अपन लोग ऑक्सीजन वगैरह वाले, ये ऐसे ही भरते हैं कि हवा में जो है ना, मतलब कि जो भी गैस है उसको अलग कर दो, सेपरेट कर दो, क्योंकि हवा में तो बहुत सारा मिक्सर है तो उस मिक्सर से अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने का मेथड अपन ने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम हो तो याद हो तो है, तो इससे अलग कर देंगे और गैस में सिलेंडर भर देंगे और नाइट्रोजन बन गई। बनाने का एक मेथड आ गया। दूसरा जो लेबोरेटरी मेथड है, यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट आ रहा है लेबोरेटरी मेथड। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछेगा लेबोरेटरी मेथड कौन सा है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अब देखो लेबोरेटरी मेथड बोला तो आप ये वाला कैसे बोल दोगे, ऑप्शन में ये भी आएगा, ये कैसे बोल दोगे, नहीं बोल पाओगे। क्या लेबोरेटरी मशीनें लगा के रखोगे क्या? नहीं, लेबोरेटरी में क्या होगा, दो केमिकल होंगे उनको मिक्स करोगे, गैस निकलेगी, उसी को काम में ले लोगे। तो NH4Cl काम में लिया। और हाँ, अब मैं बताऊँ कि NH4 का कोई भी कंपाउंड, जैसे NH4Cl हो गया और NH4 का कार्बोनेट हो गया, NH4 का सल्फेट हो गया, इन सबको अगर अपन हीट करते हैं या फिर ये कैसे करते हैं NN2 के सामने रिएक्शन, तो ये सब N2 गैस देते हैं। इसके अलावा कोई भी और होगा ना तो वो गैस देगा दूसरा NH3 या NO2। ठीक है, तो ऐसे याद रख दो, चल, चोकोबार, और हाँ NH4 BR भी था, चल चोकोबार खाते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स है ना ये N2 गैस देते हैं। तो ये हो गया लेबोरेटरी वाला। ठीक है, ओके। ये बोलता है ना NO भी साथ में फॉर्म होती है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म हो जाए तो वो बहुत कम में होती है। उसके अलावा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, नीट एग्जाम में बोला था किसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, ऐसे पूछा था उसने, किसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। ये अमोनियम क्रोमेट है या NH2 गैस, N2 गैस देगा, नाइट्रोजन। यही क्वेश्चन आया था कि किसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसमें तो N2 मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। और अगर प्योर बनाना है, वेरी प्योर नाइट्रोजन बनाना है, तो आप एजाइड काम में लोगे। क्या काम में लोगे? एजाइड काम में लोगे। इस एजाइड को हीट करोगे तो N2 गैस निकल जाएगी। तो नाइट्रोजन बनाने के 3 मेथड, एक तो सिंपल, अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे नाइट्रोजन चाहिए तो वही डिस्टिलेशन कर दो एयर से। लेबोरेटरी में चाहिए तो 2 केमिकल मिलाओ और उस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करवा दो। इस कंपाउंड को भी अगर आप हीट करोगे तो भी नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। बेरियम एजाइड को प्योर नाइट्रोजन चाहिए। देखिए, प्योर कहने का मतलब है कि सिर्फ इसमें नाइट्रोजन निकल रही है, साथ में बन रहा है बेरियम मेटल्स। मेटल है तो मेटल यूँ टेस्ट ट्यूब के अंदर में या जो कंटेनर लिया उसके नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, बाकी गैस एकदम यूँ प्योर रहेगी आपकी। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इन सब में इसमें गैस तो बनी है, नाइट्रोजन गैस तो ये बन गई, ठीक है। गैस के साथ साथ में और क्या बन गया आपके पास में, साथ में ये Cr2O3 का वेपर भी बना हुआ है, ठीक है। और क्या बना हुआ है, और आपके साथ में ये वाटर वेपर भी बनी हुई है बीच में। तो ये प्योर कहाँ है? प्योर नहीं है ना, मिक्सर है ये तो। इसमें प्योर बन रहा है, मेटल नीचे डिपॉजिट हो गई, ये मेटल डिपॉजिट हो चुकी है यहाँ पे, एक लेयर बन गई मेटल की। तो गैस एकदम प्योर है, तो प्योर बनाने का मेथड है। प्रॉपर्टी क्या होती है, नाइट्रोजन इतनी सारी है, क्या कलर आपने देखा एनवायरनमेंट में 78% तक नाइट्रोजन है, तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। क्या आपने हवा इतनी 78% नाइट्रोजन है, मतलब प्योर अगर हवा है तो उसमें पूरी नाइट्रोजन ही है, तो उसका आपको गंध आई थी क्या, बदबू आई थी क्या? नहीं। टेस्ट लिया था आपने कभी? नहीं। तो ये कोई प्रॉपर्टी पूछेगा भी नहीं, सीधी सी बात है। जहरीली होती है तो भी 78% है, मर ही जाते सब लोग, कोई नहीं पूछेगा इसके। नाइट्रोजन के 2 आइसोटॉप होते हैं, 14 और 15। ये पहले ही आप पढ़ चुके, कहाँ पे, जो मिसेल्सन और स्टाल वाली मेथड था, याद करो। NH4Cl के साथ में रिएक्ट करता था, वो चिल्ला के बोलता था कि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये आइसोटॉप्स हैं, N15 हैवी आइसोटॉप हैं। फिर आपको बोलता था कि ऐसे एक DNA बना के देता था, ये 20 मिनट लगते थे, इसका रेडियो एक्टिव बनाओ, कितना % रेडियो एक्टिविटी होगा, वो सब, ठीक है। तो ये कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 941। अभी अपन पढ़ के आए थे ना ऊपर, बॉन्ड एंथैल्पी इतनी बॉन्ड एंथैल्पी होती है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो कोई रिएक्शन आसानी से देगी नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन आसानी से देगी नहीं, बस ये प्रॉपर्टी तो आपको पहले से ही पता है कि हाँ हार्ड है तो कुछ रिएक्शन देगा नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, इसीलिए मैंने आपको बोला बस, ठीक है। लिथियम के साथ में रिएक्शन करेगा कब?
पहले आपको हीट देनी पड़ेगी, तब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का कितनी हीट देनी पड़ेगी, इतनी हीट दो कि 941 से एनर्जी ज़्यादा चली जाएगी हीट की, तब नाइट्रोजन यहाँ से टूटेगी और ये बनेगा। ये कितने मोल बनता है, आपको ये क्वेश्चन एलन के मॉड्यूल में मिलेगा। तो ये रिएक्शन को बैलेंस भी करना आना चाहिए। लिथियम के साथ में एस ब्लॉक में पढ़ते हैं, एस ब्लॉक की फर्स्ट फैमिली में सिर्फ लिथियम है जो नाइट्राइड बनाता है, सेकंड फैमिली में सब बनाते हैं, सेकंड वाले 1 मोल बनाते हैं, फर्स्ट वाले 2 मोल बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, कितने मोल बनते हैं एलन के मॉड्यूल में। ठीक है, फिर हेबर प्रोसेस को अपन खैर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, अभी यहाँ छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ये 2 रिएक्शन पढ़नी थी, ये वाली। ओके, और ये भी बाकी ये तीनों रिएक्शंस नहीं पढ़नी है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ, ये जो है ना यूज़, ये 2016 में आया था नीट एग्ज़ाम में, हालांकि वो क्वेश्चन गलत फॉर्म हो गया था, इसलिए वो बोनस कर दिया था। ठीक है, डाई नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं अपन लोग अमोनिया बनाने में। क्या अमोनिया बना दिया। केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन कैल्शियम साइनाइड मतलब CaCN2। आल्सो फाइंड वेयर एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड, इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ पे कोई गैस रिएक्टिविटी वाली ना हो, तो नाइट्रोजन वैसे भी इनर्ट है इसीलिए। क्रायो सर्जरी वगैरह में याद करो, अपन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन काम में लेते हैं, याद आया कि नहीं आया। तो वो क्या था, क्रायो सर्जरी या क्रायो प्रिजर्वेशन जो भी हैं, मतलब या फिर रेफ्रिजरेंट, प्रिजर्व टू बायोलॉजिकल मटेरियल वगैरह, पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बस बात खत्म है। ये बात पहले से पता आपको। कैल्शियम साइनाइड्स ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बेरियम एजाइड था वैसे सोडियम एजाइड भी है, तो सोडियम एजाइड को हीट करोगे तो क्या मिलेगी, नाइट्रोजन गैस मिलेगी, प्योर नाइट्रोजन गैस। अगला बोलता है ये क्वेश्चन, अब इसका आंसर आपको नहीं पता क्या, ये बोलता है नाइट्रोजन गैस रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और वो कितनी होती है 941। याद हो गया, 4 बार बोल चुका मैं 941। ओके, चलो अगला आता है अमोनिया। ठीक है, अगला क्या आता है, अमोनिया आता है। अमोनिया का फॉर्मूला देखो, पहली बात तो अमोनिया बन जाएगा यूरिया से बन जाएगा अमोनिया। ओके, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, यूरिया से बन जाता है। दूसरा, मैंने वहाँ शायद वो लिखा था ना, चल चौकोबार खाते हैं, वो मैंने गलत लिख दिया था। ये NH4 के साथ में ये होता है ना चल चौकोबार, NH4 BR वगैरह, यहाँ पे सब में NH4 आएगा, ऊपर गलत दिखता है, आप सुधार कर लीजिए। ये सब देते हैं, ये सब होते हैं ना, तब मिलती है NH3 गैस। और इसके अलावा NH4 के बाद में कुछ और मेटल आ जाए तो वो सब देते हैं क्या चीज़ आपको, अमोनिया गैस। सल्फेट, Cl, ब्रोमीन वगैरह कुछ भी होते हैं, सब लोग क्या देंगे, NH3 गैस। आगे समझ में आपको। ओके, मैंने अपने नीट के टाइम पढ़ रखा था, इसीलिए तो मुझे याद नहीं था, तो मैंने याद था कि हाँ कुछ ऐसी ट्रिक थी, चल चौकोबार खाते हैं, तो बता देता हूँ। तो चल चौकोबार खाते हैं और अमोनिया को आप अमन लिख सकते हैं, चल अमन चौकोबार खाते हैं, ऐसे याद रख दो। ठीक है, तो वो तो NH3 गैस देंगे और बाकी वाले गैस N2 गैस देंगे। अब आता है हेबर प्रोसेस। पहले हेबर प्रोसेस को समझते हैं। इधर से H2 गैस निकाली, इधर से N2 गैस निकाली, दोनों को कंप्रेस किया है। कंप्रेस मतलब कि दोनों को मिक्स कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कितने पे, 20 मेगापास्कल। 20 मेगापास्कल बहुत हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। इसको बदलोगे तो आपको ये हो जाएगा 200 × 10⁵ पास्कल। इसकी कंडीशन तो एग्जाम में बहुत बार आई है। तो हाई प्रेशर है ये, कैसा है, हाई प्रेशर। कितना प्रेशर, 20 मेगापास्कल, अगर हो सके तो याद रख लो। ओके, टेम्परेचर कितना होता है, लो टेम्परेचर 700 केल्विन। आप बोलो कि 700 केल्विन आपको लो लग रहा है, 700 केल्विन का मतलब समझते हो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मैंने कहा 273 माइनस कर दो, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा करीब 10 में से 7 और 9 में से 2 और 6 में से 2 गए 4, 427 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बोलोगे ये इतना आपको कम लग रहा है, ये लो लग रहा है टेम्परेचर। मैं बोल रहा हूँ ये लो तो नहीं है, 427, लेकिन ये प्रेशर देखो आप कितना है, 200 × 10⁵ है, 20 मेगापास्कल है ये। इसके सामने क्या ये 427 डिग्री सेंटीग्रेड, 400, इसको 400 ही मान लो आप, 400 छोटा नहीं है क्या। कंपेरिजन, दोनों को प्रेशर और टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो है। ठीक है, तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन याद रखना। और कैटलिस्ट कौन कौन से काम में लेते हैं, ये वाले कैटलिस्ट भी नाम याद रखना, K2O और L2O3। यहाँ से गए, यहाँ कंप्रेस किया, ये कैटलिस्ट हो गए, और ये यहाँ से लिक्विड NH3 मिल गया। तो आप तो बस ये लिख दो
देखो ये थ्योरी जो ऊपर लिखी है ना उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको। आप तो यहाँ लिख दो हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ लिख दो लो टेम्परेचर, कैटलिस्ट हो गया। अब कैटलिस्ट के साथ में यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। बस ये चार्ट पढ़ लेना आप, तो बस थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा आपका। तो एक यहाँ लिख देना कैटलिस्ट में, इसका एक प्रमोटर भी होता है, प्रमोटर है जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, मोलिब्डेनम, ठीक है। और एक इसका प्रमोटर के अलावा एक और भी होता है जो इसकी मतलब उसको कम करता है, तो मुझे याद नहीं आ रहा उसके लिए वर्ड, कम जो करता है कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को, वो था कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, रह जाएगा याद। तो ये चार्ट फ्लो चार्ट पढ़ लेना, फटाफट हो जाएगा आपका। उसके बाद में NH3 की प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको नहीं पढ़नी है, यहाँ से कोई नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत कॉमन है यार, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो उसके बाद में जिंक का अगर टेस्ट करना है तो NH4OH के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वाइट PPT बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। आयरन का अगर करना है तो ब्राउन PPT बनेगा। NH4OH के साथ में रिएक्शन कराओ, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब कि NH4OH कहाँ से आया, ये रिएक्शन आपको जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वही पढ़ना, बाकी वाला नहीं पढ़ना आपको। अमोनिया को पानी में डिजोल्व किया तो वो NH4OH में टूट गई, NH4OH आया तो मतलब कि रिएक्शन इनडायरेक्टली किसके साथ में रिएक्शन हो रही है, NH3 के साथ में। जिंक सल्फेट ने रिएक्शन की तो उसका वाइट PPT आया। आयरन क्लोराइड ने PPT की तो वाइट PPT ब्राउन PPT आया। कॉपर ने की तो ब्लू PPT आया। ये एग्ज़ाम 2020 में आया था, नीट एग्ज़ाम में, ठीक है, जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, और AgCl का वाइट PPT दे रही है। और ओके, अगला है ये यूज़, इसका याद करना अपने को। अमोनिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट, ये फर्टिलाइज़र के नाम याद कर लो, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट वगैरह, ठीक है। उसके बाद में NH3 लुईस बेस की तरह क्यों काम करती है। लुईस बेस कौन होता है, जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो NH3 के पास में लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो लुईस बेस हो गया। लुईस बेस की ऑर्डर भी लिख देते हैं, LB, लुईस बेस का ऑर्डर NH3 PS3 आर्सेनिक, ऐसे ऐसे ये ऑर्डर है इसका, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कंडीशन अमोनिया की अपन ऊपर देखे हाई प्रेशर कितना 200 मेगापास्कल, सॉरी 20 मेगापास्कल, और लो टेम्परेचर कितना था 700 केल्विन, और K2O3 और Al2O3 के ऑक्साइड्स, ये इसकी कंडीशन थी। कॉपर के साथ में कैसे रिएक्ट करती है, यही क्वेश्चन यहाँ से उठ करके जो इंडेक्स में क्वेश्चन था, ये देखिए कॉपर के साथ में कैसे रिएक्शन करता है, ये रहा आंसर इसका है, यही क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था। तो इंडेक्स क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इतना आप कर लीजिए, जितना बताया ना आप निश्चित रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका।